हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे थे एमपीसीएचओ, सीआरपीएफ, ईएसआईसी और नोटसेट 2021 के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। और इनके रिगार्डिंग हम अभी तक 8 सेशन हैं जो कि कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा 9 सेशन है, 9वां सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस सेशन के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सभी कैंडिडेट से जो भी ज्वाइन हैं अभी, उन सबसे और जो आगे ज्वाइन होंगे उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने की प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका बेनिफिट हो सके। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जिसने पुराने सेशन नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको देख लीजिएगा। और अदर हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके होम पेज पर भी वो मिल जाएंगे, डोंट वरी। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और जो नए आ रहे हैं चैनल पर, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस 9वें सेशन को। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस 9 सेशन को। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का है अपना, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा हुआ है। और रिसेंटली जो लास्ट एग्जाम हुआ था अभी नोटसेट 2020 का, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है। हर क्वेश्चन के लिए, जैसे मैं रोज़ आपसे कहता हूँ, हर क्वेश्चन के लिए आपको कुछ टाइमिंग मिलेगा, उसके बाद उसका राइट आंसर आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, पहले आपको अपना कमेंट करना है कि आपका क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहा है, क्या आपके अकॉर्डिंग उसका आंसर है। उसके बाद राइट आंसर मैं बताऊँगा, तो आप मैचअप कर लीजिएगा आपका राइट है या रॉन्ग है। इस तरीके से हम सोल्व कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन था इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से है। राने सैंड, ऑप्शन बी है हेनरी डोंट, ऑप्शन सी है हेनरी फॉयल, ऑप्शन डी है हेनरी मैक्स। क्या इसका राइट आंसर है? ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड, ताकि बाकी लोग जुड़ जाए, बाकी लोग भी अपने साथ इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सके, इनका बेनिफिट ले सके। तो इसका राइट आंसर आपको देना है। क्या इसका राइट आंसर है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन है? जल्दी इसका आंसर दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। हेनरी डोंट बिल्कुल राइट आंसर है। और ये नोटसेट 2020 जो भी रिसेंटली एग्जाम होता लास्ट ईयर, उसके अंदर एज इट इज़ ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वहाँ के संस्थापक हैं, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के जो संस्थापक है वो कौन है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी रिगार्डिंग इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? हेड क्वार्टर आपसे पूछा हुआ है। क्या पूछा है? हेड क्वार्टर आपसे पूछा है, वो कहाँ पर है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है वो आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है जेनेवा, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है वाशिंगटन। क्या इसका राइट आंसर है? आपको आंसर देना है। उसके बाद राइट आंसर आपको मैं बता दूंगा। वीडियो को अभी भी लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट हुई है। तो सभी लोगों को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सबको बेनिफिट हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी ग्रुप वगैरह में, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। और यदि आप चाहते हैं डीपली स्टडी, तो नीचे आपको ज्वाइन बटन मिलेगा, ज्वाइन ऑप्शन होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 89 रुपीज़ में आपको डीपली स्टडी मिल जाएगा। ठीक है, पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपन, पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय, हेड क्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से थे। तो इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है वो आई थिंक सबको पता है, जेनेवा के अंदर है। जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा के अंदर है, बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखें, क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एग्जाम में पुटअप हुए हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और इन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये भी इसके रिगार्डिंग है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको आंसर देना है। क्या इसका राइट आंसर है? ऑप्शन आपके सामने है 1910, ऑप्शन नंबर बी है 1905, ऑप्शन नंबर सी है 1920, ऑप्शन नंबर डी है 1935। क्या इसका राइट आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग? फटाफट से इसका आंसर बताइए, उसके बाद राइट आंसर आपको बता दिया जाएगा। जल्दी से आंसर बता दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर होगा। अपना आंसर कमेंट कर दीजिएगा, क्या क्या इसका राइट आंसर होगा जल्दी से।
ऑप्शन आपके सामने है 1910, 1905, 1920, 1935। बिल्कुल राइट आंसर आपको देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन पूछा है, समझने की कोशिश करा। 1905, 1910, 1990, 20, 1935 ऐसा क्वेश्चन है आपके ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन क्वेश्चन आपसे पूछे हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। जल्दीबाजी ना करें ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। याद रखें, इस क्वेश्चन को भूलने नहीं है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीटेड है और काफ़ी सारे कैंडिडेट अभी कंफ्यूजन में होंगे। एक ऑप्शन और ढूंढ रहे होंगे यहाँ पर कि सर ये तो 1919 है, यानी 1919 में है इसकी स्थापना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन, काफ़ी सारे कैंडिडेट होंगे जो अभी थोड़ा सा डाउट में होंगे कि 1919 में है, आप 1920 बता रहे हैं। तो उनका डाउट मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा फ्रेंड्स। जिनका भी डाउट है कि इसका आंसर है 1919 है। ठीक है, कितना? 1919 है इसका आंसर, 1919 है। तो उसका डाउट मैं क्लियर करना चाहूँगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जो स्थापना हुई थी वो 1920 के अंदर ही हुई थी। ठीक है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो 1920 में ही हुई थी। किसकी? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की। आपका आंसर ये जा रहा है कि 1919 में हुई थी, तो वो आप याद रखें, वो थी इंटरनेशनल। क्या थी? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। जो अभी क्वेश्चन अपने डिस्कस किए ऊपर वो बात थी। ठीक है, यानी इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना यदि पूछी जाए तो 1919। ठीक है, और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना पूछी जाए तो 1920। दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, दोनों ही रेड क्रॉस सोसाइटी है, बट एक इंटरनेशनल ये है। ठीक है, एक इंटरनेशनल ये है और एक इंडियन है। ठीक है, दोनों सेम है। एक में इंडियन है और इंडियन है तो 1920 है और इंटरनेशनल है तो 1919 में। दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो फिर 1919 देना है आपको आंसर। अगर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना पूछी जाए तो 1920 आपको आंसर देना है। तो दोनों ऑप्शन आपको याद रखना है, एक तो 1919 और 1920। 1919 किसका है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का, और 1920 किसका है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी संस्थान है, यानी जो ये संस्था है वो क्या है? जो नीचे ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ऑप्शन आपके सामने है नीचे, पॉलिटिकल और प्रॉफिटेबल सोसाइटी है, पॉलिटिकल एंड नॉन प्रॉफिटेबल सोसाइटी है, ऑप्शन नंबर सी है नॉन पॉलिटिकल और नॉन प्रॉफिटेबल सोसाइटी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नॉन पॉलिटिकल एंड प्रॉफिटेबल सोसाइटी है, संस्था है। यानी कि इंस्टीट्यूशन कौन सा है ये, इनमें से आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है पॉलिटिकल और प्रॉफिटेबल, यानी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, वो प्रॉफिट लेने वाली है, या फिर पॉलिटिकल और नॉन प्रॉफिटेबल, पॉलिटिक्स में है बट नॉन प्रॉफिटेबल है। सी ऑप्शन है नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिटेबल, और डी ऑप्शन है नॉन पॉलिटिकल और प्रॉफिटेबल। क्या इसका राइट आंसर होगा? सूटेबल आंसर आपको देना है। और आई थिंक सबको पता है जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है, वो नॉन पॉलिटिकल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, यानी इसमें कोई भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है और साथ ही कोई भी प्रॉफिट गेन इससे नहीं माना जाता है ना। तो बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जस्ट अ मिनट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपके सामने, रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्य हैं, इनमें से रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्य। अभी तक अपन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये मान के चले रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन से ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं और अदर कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग नहीं पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, रेड क्रॉस सोसाइटी का काम क्या होता है, यानी फंक्शन क्या होते हैं उसके। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन है हेल्थ एजुकेशन, ऑप्शन बी है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, सी ऑप्शन है फर्स्ट एड केयर, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। क्या इसका राइट आंसर होगा? आंसर आपको देना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्या इसका राइट आंसर है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर है? रेड क्रॉस सोसाइटी का काम क्या होता है, बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है? तो कह सकते हैं आप कि ये जो तीन ऑप्शन आपके सामने हैं वो सभी काम ये करवाती हैं। इट मीन्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए FAO। ठीक है, क्या है? FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी?
यानी ये कब इस्टेब्लिश हुई थी ये आपसे पूछा हुआ है, आंसर आपको देना है। क्या इसका राइट आंसर है? आपने पढ़ा होगा FAO के बारे में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी वो आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1956। क्या इसका राइट आंसर है? आपको आंसर देना है, क्या इसका राइट आंसर है? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिएगा, क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा, यहाँ पर आपको फटाफट से आंसर देना है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखें, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। उसके अलावा एक क्वेश्चन इसके हेडक्वार्टर से भी पूछा जा सकता है, तो याद रखें इसका हेडक्वार्टर रोम में है। ठीक है, ROME इसका हेडक्वार्टर रोम में है। याद रखें, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। चलें अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी FAO के रिगार्डिंग है, यानी FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए है इम्प्रूव रूरल लिविंग स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी है एफिशिएंसी ऑफ फार्मिंग, ऑप्शन सी है इम्प्रूव न्यूट्रिशन ऑफ पीपल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। बताइए इसका क्या राइट आंसर है? FAO का क्या मेन एम है? जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर है। चलिए जल्दी जल्दी बताते रहे, लाइक और शेयर करते रहे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और डेली क्लासेस आपको अवेलेबल हो सके। डेली आप सबको पता है डेली 12 o'clock अपनी क्लास रहती है। उसके अलावा कम्युनिटी सेक्शन में आपको MCQs मिलते हैं, उसके अलावा फेसबुक पेज पर आपको MCQ सेशन मिलते हैं, इंस्टाग्राम पर आपको MCQ सेशन मिलते हैं। सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइए और ज्वाइन हो जाइए फटाफट से, क्योंकि मेरा टारगेट है अब जो भी न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं उन सब में आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करवाना, उन क्वेश्चंस को, उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आपको एक तरीके से रिवाइज़ करवाना, डिस्कशन करना, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सके, काफ़ी हेल्प उनसे मिल सके। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, FAO का उद्देश्य क्या है? FAO का उद्देश्य क्या है, एम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट क्या है? इम्प्रूव रूरल लिविंग स्टैंडर्ड, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ये भी बिल्कुल सही है, एफिशिएंसी ऑफ फार्मिंग के लिए भी होता है, इम्प्रूव न्यूट्रिशन ऑफ पीपल ये भी होता है, यानी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। एंड 3 ऑप्शन है तो ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं इस क्वेश्चन को भी। USAID क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा हुआ है। USAID का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है, क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। USAID बिल्कुल राइट आंसर आपको देना है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, यूनाइटेड नेशन स्टेट एजेंसीज फॉर इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्वीज एसोसिएटेड इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर इंटरेस्ट डेवलपमेंट। क्या इसका राइट आंसर है? अब आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? चलिए तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका फुल फॉर्म आप याद रखें, ये काफ़ी बार पूछा हुआ है, याद रखें। साथ ही इसका हेड क्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन में है। कहाँ है? वाशिंगटन में है, याद रखें। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली अपन ने कुछ क्वेश्चन है डिस्कस किए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड आते रहते हैं। अब थोड़ा सा अपन नॉर्मली कुछ एजेंसीज के बारे में देखते हैं, उसके बाद वापस से अपन MCQ सोल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन अपन कुछ एजेंसी देखेंगे, इंटरनेशनल एजेंसीज अपन कुछ देखेंगे। फर्स्ट वन आपने पढ़ा है WHO। ठीक है, आपने पढ़ा है WHO। क्या पढ़ा है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप सबको पता है इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था आप सबको पता होगा, 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये क्वेश्चंस भी पूछा हुआ है। ठीक है, रिसेंटली भी राजस्थान CHO के अंदर ये पूछा हुआ है, और बाकी कई सारे एग्जाम, कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा हुआ है, अदर कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा हुआ है, नर्सिंग वाले में भी ये पूछा हुआ है। तो याद रखें WHO का जो
फुल फॉर्म है वो भी पूछ लिया जाता है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुआ था। दूसरा क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग इसका हेड क्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका हेड क्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका हेड क्वार्टर आपको याद रखना है कहाँ है, जेनेवा में। कहाँ है, जेनेवा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है इसके रिगार्डिंग। उसके अलावा अपन बात करते हैं तो एक स्कीम है, ये एक एजेंसी से आपने पढ़ी होगी, यूनिसेफ पढ़ी होगी आपने, UNICEF यूनिसेफ आपने पढ़ी होगी। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको याद रखना है। क्या है, U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर चिल्ड्रन, E फॉर इमरजेंसी, F फॉर फंड। ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल, चिल्ड्रन, इमरजेंसी फंड, पूरा आपको याद रखना है ये। ठीक है, लिख सकते हैं आप, याद नहीं रहता है तो नोटबुक साथ में लेके बैठे, जैसा कि मैं आप हर बार आपको कहता हूँ, नोटबुक साथ में रख के याद रखें। ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं और काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो यूनिसेफ क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। ठीक है, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब हुआ था, 1946 के अंदर होता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1946 के अंदर हुआ था, यानी 1946 के अंदर हुआ था। और इसके रिगार्डिंग यदि अपन बात करें कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। उसके अलावा इसके अंदर एक छोटा सा स्लोगन इनके इसके अंदर है, गोभी, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यूनिसेफ के अंदर एक स्लोगन है गोभी, और इस गोभी के अंदर भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि ये गोभी क्या है। ठीक है, तो यूनिसेफ के अंदर एक स्लोगन है, यूनिसेफ के अंदर एक कैंपेन कह सकते हैं आप, और इस गोभी के अंदर जो ये हर वर्ड है उसके अंदर से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गोभी में जो जी है वो होता है ग्रोथ चार्ट। क्या होता है, जी जो होता है वो होता है ग्रोथ चार्ट। ठीक है, याद रखें, ग्रोथ चार्ट होता है। ठीक है, जी का मीनिंग होता है ग्रोथ चार्ट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो ओ आपको दिख रहा है वो होता है ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन। बी जो आपको दिख रहा है उसका मीनिंग होता है ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग। और आई जो दिख रहा है वो होता है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो इसके हर वर्ड से आपको क्वेश्चंस याद रखना है, हर वर्ड से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। जी फॉर ग्रोथ चार्ट, जी फॉर ग्रोथ चार्ट, ओ फॉर ओरल रिहाइड्रेशन, बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, आई फॉर इम्यूनाइजेशन। चारों क्वेश्चन आपसे पूछे हुए एग्जाम में, याद रखें। ठीक है, और साथ ही एक क्वेश्चन और याद रखें यहाँ पर, ये जो गोभी होता है, गोभी के साथ अब क्या कर दिया गया है, 3F और ऐड कर दिया है। गोभी के साथ 3F और ऐड कर दिया है। और गोभी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जी फॉर ग्रोथ चार्ट, और फॉर ओरल रिहाइड्रेशन, बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, आई फॉर इम्यूनाइजेशन। और ये जो 3F है यानी 3F जो है उसका मीनिंग क्या है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखें। 1F का मीनिंग है फीमेल एजुकेशन। ठीक है, 1F का मीनिंग होता है फीमेल एजुकेशन। दूसरे F का मीनिंग होता है फैमिली प्लानिंग, दूसरे F का मीनिंग होता है फैमिली प्लानिंग। और तीसरे F का मीनिंग होता है फूड फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, याद रखिए ये क्वेश्चन से 3F का मीनिंग क्या होता है वो भी क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रखें, भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो FAO है उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, जो कि अभी आपने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया, 1945 के अंदर डिस्कस किया है अपन ने, और उसका हेड क्वार्टर रोम के अंदर है। ठीक है, और USAID का डिस्कस किया, वाशिंगटन इसका हेड क्वार्टर है। तो ये रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया, बाकी रिमेनिंग अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब वापस आ जाते हैं अपन MCQ सेशन पर, यानी नेक्स्ट MCQ अपने पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं रिपीट करने से पहले आप सबसे यही कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन MCQs का बेनिफिट ले सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इनका PDF वगैरह जो है वो आपको वहाँ से अवेलेबल हो सके। चलिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज प्रेजेंट इन सब सेंटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नीचे जो ऑप्शन आपको दिए हैं 4, उनमें से कौन सा पर्सन है जो कि सब सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज प्रेजेंट इन दिस सब सेंटर, यानी सब सेंटर में कौन सा पर्सन है जो कि मौजूद होता है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन आपके सामने है, फर्स्ट वन ऑप्शन है मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, ऑप्शन बी है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑप्शन सी है हेल्थ एजुकेटर, ऑप्शन डी है मेडिकल ऑफिसर। क्या इसका राइट आंसर है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, राइट आंसर आपको मिलेगा बाद में। जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी इनके कमेंट करते रहिए ताकि आपको सेल्फ इवैल्यूएशन का मौका मिल रहा है तो वो भी आप कर सके। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए
इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके सामने है। देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो सब सेंटर में कौन सा पर्सन मिलेगा आपको? सब सेंटर में मिलेगा आपको मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है केस फाइंडिंग इन RNTCP इज बेस्ड ऑन। केस फाइंडिंग हम पर करते हैं RNTCP क्या होता है पहले तो बात की आ जाएगी। यदि आपको याद है तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा, नहीं याद है तो कन्फ्यूजन हो सकता है। बाकी अभी आप आंसर बताएं, उसके बाद इसका डिटेल हम आपको बता देंगे। तो केस फाइंडिंग इन RNTCP बेस्ड ऑन ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है आपके सामने, देखिए फर्स्ट वन ऑप्शन है स्पुटम कल्चर, ऑप्शन बी है स्पुटम माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन सी है एक्सरे चेस्ट मतलब चेस्ट एक्सरे, और ऑप्शन नंबर डी है मॉन्टेक्स टेस्ट या PCR टेस्ट। चलिए बताइए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। केस फाइंडिंग इन RNTCP इज बेस्ड ऑन, जी इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्पुटम माइक्रोस्कोपी। ठीक है, यानी स्पुटम को लेते हैं और माइक्रोस्कोपी में उसका टेस्ट करते हैं, पता करते हैं उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है। अब बात कर लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। RNTCP एक्चुअली में है क्या? तो RNTCP R फॉर रिवाइज्ड, R फॉर है रिवाइज्ड, N फॉर नेशनल, R फॉर रिवाइज्ड, N फॉर नेशनल, T फॉर ट्यूबरकुलोसिस, C फॉर कंट्रोल और P फॉर प्रोग्राम। अब याद रखें, जिसको अभी याद नहीं है आगे से याद रखें, रिवाइज्ड नेशनल TB यानी ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, यानी RNTCP का जो फुल फॉर्म है आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि RNTCP का फुल फॉर्म क्या हुआ है, एक्सपेंडेड इसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है रिवाइज्ड नेशनल TB या ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी स्पुटम माइक्रोस्कोपी। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है आशा, आप जानते होंगे आशा को, आशा का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से याद रखना है, आशा का जो फुल फॉर्म होता है वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ वर्कर, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, एक्टिविस्ट। ठीक है, याद रखिए ये फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, कह रहा हूँ फ्रेंड्स पूछा जा सकता है, याद नहीं है तो याद रखिए, नोटबुक में नोट जरूर कर ले। चले क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है कि आशा वर्क एट, आशा कहाँ पर काम करती हैं, आशा कहाँ पर पोस्टेड होती हैं, ये से आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन फर्स्ट है कम्युनिटी लेवल पर, ऑप्शन बी है विलेज लेवल पर, ऑप्शन सी है PSC लेवल पर, ऑप्शन नंबर डी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उम्मीद है आप सबको इसका आंसर पता होगा। चलिए इसका आंसर बताइए, उसके बाद इसका आंसर मैं बताऊंगा, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। आशा कहाँ पर काम करती हैं? चलिए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, विलेज लेवल पर। यानी आशा कहाँ पर काम करती हैं? आशा विलेज लेवल पर काम करती हैं। ठीक है, आशा का फुल फॉर्म क्या है वो आपको बता दिया, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है। और ये कहाँ पर काम करती हैं? तो ये विलेज लेवल पर काम करती हैं। कहाँ पर काम करती है? विलेज लेवल पर काम करती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसके रिगार्डिंग यदि पूछा जाएगा एग्जाम में, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि कितने पॉपुलेशन को ये कवर करती है, यानी एक आशा कितने पॉपुलेशन को कवर करती हैं। और रिसेंटली राजस्थान CHO के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था, बिल्कुल 1000 पॉपुलेशन पर ये होती है। एक आशा कितने पॉपुलेशन पर होती हैं? 1000 पॉपुलेशन पर होती हैं। ठीक है, तो याद रखिए एक आशा कितने पॉपुलेशन पर होती है? 1000 पॉपुलेशन पर होती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। तीनों पॉइंट जो इसके अंदर मैंने बताया वो तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं आगे भी, तो याद रखिए, भूलना नहीं है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा मैं आपको वो भी बता देता हूँ, टायर सिस्टम भी बता देता हूँ। टायर सिस्टम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो टायर सिस्टम आपने देखा होगा, टायर सिस्टम में आपने सब सेंटर देखा है, PSC देखा है और CSC देखा है। ठीक है, सब सेंटर PSC और CSC, इसके रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है इनका पॉपुलेशन पर, कि अब कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है। तो तीनों के अंदर 2-2 पॉपुलेशन आपको याद रखनी है। फर्स्ट वन पॉपुलेशन आपको याद रखनी है प्लेन एरिया की, दूसरी आपको याद रखनी है हिली एरिया की। ठीक है, प्लेन एरिया और हिली एरिया के अकॉर्डिंग आपको याद रखनी है। तो जो सब सेंटर होता है उसके अंदर जो प्लेन एरिया होता है उसके अंदर सब सेंटर अप्रोक्स
पॉपुलेशन पर कवर करता है, यानी 5,000 पॉपुलेशन को ये कवर करता है। और सब सेंटर के अंदर ही हिली एरिया की अपन बात करें, ट्राइबल एरिया की अपन बात करें तो 3,000 को ये कवर करता है। वहीं पर अपन पीएससी की बात करें तो पीएससी के अंदर जो प्लेन एरिया है वहाँ पर वो 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है, और हिली एरिया है वो 20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है। याद रखिए ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। वहीं पर अपन सीएससी की बात करें, सीएससी के एरिया अपन बात करें तो प्लेन एरिया में 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है, और हिली एरिया के अंदर 80,000 पॉपुलेशन को ये कवर करता है। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि अपन सब सेंटर की बात करते हैं, और सब सेंटर के अपन देखें तो हिली एरिया के अंदर अपन देखें, यानी ट्राइबल एरिया के अंदर यदि अपन देखते हैं तो 3,000 पॉपुलेशन को ये कवर करेगा, ठीक है। वहीं पर अपन इसकी प्लेन एरिया के अंदर देखते हैं तो 5,000 पॉपुलेशन को ये कवर करेगा। तो दोनों क्वेश्चन की याद रखना है, सब सेंटर कितने पॉपुलेशन को कवर करता है। यदि क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग पूछा है कि प्लेन एरिया की पूछा है तो 5,000 है, और हिली एरिया ट्राइबल एरिया के अंदर पूछा है तो फिर 3,000 है, ठीक है। वहीं पर यदि बात करें पीएससी की प्राइमरी हेल्थ सेंटर की, तो उसके अंदर प्लेन एरिया की बात करें या हिली एरिया की पहले बात करें तो हिली एरिया के अंदर अपन देखिए पीएससी के अंदर हिली एरिया के अंदर 20,000 पॉपुलेशन को ये कवर करता है। कितना पॉपुलेशन? 20,000। वहीं पर प्लेन एरिया की अपन बात करें तो 30,000 पॉपुलेशन को ये कवर करता है, ठीक है, यानी 20,000 और 30,000, ठीक है। 20,000 और 30,000। 20,000 कौन सी? जहाँ पर ज़्यादा भीड़ है भाड़ है, यानी कि एक तरीके से हिली एरिया है, ठीक है। हिली एरिया मतलब एक तरीके से आप समझते होंगे, हिली एरिया ट्राइबल एरिया आदिवासी वगैरह होते हैं, उस तरीके से आप एरिया हैं, तो वहाँ पर क्या है, कितनी पॉपुलेशन होगी हिली एरिया के अंदर, कितनी पॉपुलेशन होगी? 20,000 पॉपुलेशन, और प्लेन एरिया होगा वहाँ पर 30,000 पॉपुलेशन होगी। वहीं पर अपन सीएससी की बात करें तो सीएससी के अंदर आप देख सकते हैं, तो अपन पहले हिली एरिया की बात करें तो हिली एरिया के अंदर 80,000 पॉपुलेशन होगी, और प्लेन एरिया की बात करें तो 1,20,000 पॉपुलेशन होगी, ठीक है। याद रखना है ये आपको, तो 80,000 और 1,20,000 ये याद रखना है। नॉर्मली याद नहीं रहता है तो आप सीधा सा याद रखें, 3,000 और 5,000 ये सब सेंटर की हैं, 20,000 और 30,000 ये पीएससी की हैं, और 80,000 और 1,20,000 ये किसकी है? सीएससी के। तो तीनों इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। तीनों से क्वेश्चंस पूछा हुआ है तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल कंफर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके रिगार्डिंग, तो याद रखें। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहे फ्रेंड। नए चैनल पर आए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मिलेगा, उसको भी आप ज्वाइन कर ले, ताकि इनका PDF वगैरह भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाए। और अगर आप चाहते हैं डीपली स्टडी करना, डिटेल्ड स्टडी करना, तो अभी जाइए अपने चैनल पर, नीचे आपको ज्वाइन दिखा होगा, ब्लू कलर में ज्वाइन लिखा होगा, उसको ज्वाइन करेंगे। मात्र 89 रुपीज़ में वो आपको अवेलेबल है, मात्र 89 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी, सारे MCQs पूरा डिटेल्ड स्टडी आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए फटाफट से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्लीन प्रैक्टिस अंडर स्ट्रेटजीज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नियोनेटल टेटनस इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आपसे पूछा हुआ है कि किसके रिगार्डिंग पूछा है? नियोनेटल टिटनेस के रिगार्डिंग आपको एक्सेप्शन आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आप दीजिएगा क्या इसका राइट आंसर है। ऑप्शन है क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी, ऑप्शन बी है क्लीन हैंड ऑफ अटेंडेंट, ऑप्शन सी है न्यू ब्लेड फॉर कटिंग द कोड, ऑप्शन डी है एयरवे क्लीन, यानी क्लीन एयरवे। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? उम्मीद है आपको आंसर पता चल गया होगा। फटाफट से आंसर बताइए क्या इसका राइट आंसर है, ठीक है। यानी एलिमिनेशन किसका एलिमिनेशन? नियोनेटल टिटनेस का एलिमिनेशन। टिटनेस आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो टिटनेस आपने पढ़ा होगा, उसके रिगार्डिंग इनमें से एक ऑप्शन गलत है, वो हटाना है जी। बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन जो डिलीवरी सरफेस है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है क्लीन अटेंडेंट के जो हैंड है वो भी क्लीन होनी चाहिए, साथ में जो कोड कटिंग के लिए जो ब्लेड अपन यूज़ करेंगे वो भी क्लीन होनी चाहिए, न्यू ब्लेड होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उनके अंदर ये जो टिटनस है, नियोनेटल टिटनस है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। बट ये एयरवे का कोई इसमें स्पेसिफाई रोल नहीं होता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, तो एक्सेप्शन आपने निकाल दिया। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर द BCG। आपने पढ़े होंगे BCG, अलग अलग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर अलग अलग वैक्सीन अपन ने पढ़ी होगी, तो उसके अंदर से एक वैक्सीन है BCG,
ठीक है, इसका फुल फॉर्म वगैरह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद होगा। चलिए, इसके डाइल्यूएंट आपसे पूछा है कि बीसीजी को पाउडर फॉर्म में जो आती है, बीसीजी को डाइल्यूएंट करने के लिए क्या सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ऑप्शन आपके सामने, आंसर आपको देना है। ऑप्शन है डिस्टिल वाटर, ऑप्शन बी है नॉर्मल सेलाइन, ऑप्शन सी है डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, ऑप्शन डी है रिंगर लैक्टेट। क्या इन चारों में से एक यूज़ करते हैं, और करते हैं तो कौन सा यूज़ करते हैं, आपको आंसर देना है। फटाफट से आंसर बताइए, कौन सा यूज़ करते हैं, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिएगा। कौन सा यूज़ करते हैं, बीसीजी के डाइल्यूएंट में कौन सा यूज़ करते हैं। उम्मीद है आप सबको पता है और याद भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी सारों को बिल्कुल सीधा लगता है ऐसे क्वेश्चन, तो बिल्कुल सीधे ही क्वेश्चन आपको रैंकिंग बनवाते हैं, ठीक है। और सीधे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते। बट जिसने पढ़ रखा है उसके लिए सीधा है, जिसने नहीं पढ़ रखा है उसके लिए हार्ड है। और सच अब आप सबसे यही कहूँगा मैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, और साथ ही जितना आप प्रैक्टिकली, जितना आप पढ़ते हैं थ्योरेटिकली, उसको प्रैक्टिकली यानी एमसीक्यू सॉल्यूशन करते रहे, जिससे वो आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, आपको आंसर किस तरीके से देना है। जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। नॉर्मल सेलाइन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी बीसीजी को डाइल्यूट करते हैं पर नॉर्मल सेलाइन में। अगर ऑप्शन में ये नहीं मिले तो फिर सोडियम क्लोराइड मिलेगा, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। या तो नॉर्मल सेलाइन या फिर सोडियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स। मम्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एक टाइप का इन्फेक्शन है। इसका कॉमनेस्ट सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या है, यानी कॉम्प्लिकेशन, इसके रिगार्डिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आपने देखे होंगे, उनमें से सबसे कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो कौन सा है, वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए है ऑर्काइटिस और ऑफ्राइटिस, ऑप्शन बी है एंसेफेलाइटिस, ऑप्शन सी है न्यूमोनिया, ऑप्शन डी है मायोकार्डाइटिस। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने, मायोकार्डाइटिस, निमोनिया, इंसेफेलाइटिस, ऑर्काइटिस और ऑर्चाइटिस या ऑफ्राइटिस। राइट आंसर आपको देना है। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताएंगे, उम्मीद है आप सबको इसका आंसर पता होगा। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर है। ऑर्काइटिस और ऑफ्राइटिस बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि मम्स के अंदर ये दोनों मोस्टली कॉमन देखने को मिलते हैं। यदि मेल पर्सन है तो उसके अंदर इन्फ्लामेशन ऑफ दी टेस्टिस, इन्फ्लामेशन किसके अंदर हो जाएगा, टेस्टिस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, दैट इज नोन एज द ऑर्काइटिस। और यदि उसकी ओवरीज में, यानी फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल पेशेंट है, तो उसके ओवरी में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, दैट इज नोन एज ऑफ्राइटिस। दोनों याद रखें, दोनों के जो सेक्स ऑर्गन है, बेसिकली जो मेन सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। और ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है मम्स का, याद रखिए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चंस को आप भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है विच कमिटी इज नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऐसी कौन सी कमेटी है जिसको हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, कौन सी कमेटी है, ऑप्शन का आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है बोर कमेटी, ऑप्शन बी है मुदालियर कमेटी, ऑप्शन सी है श्रीवास्तव कमेटी, ऑप्शन डी है मुखर्जी कमेटी। क्या इसका राइट आंसर है, आंसर आपको देना है, फटाफट से इसका राइट आंसर आप दे दीजिएगा। क्या इसका राइट आंसर है, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बोर कमेटी। बोर कमेटी को अपन हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बोर कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। और इसका इस्टेब्लिशमेंट भी पूछा जा सकता है, तो याद रखें 1946 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। बोर कमेटी है 1946 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, और इसको हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, सेम एज इट इज़ ऐसा ही क्वेश्चन है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, ठीक है। इस डेवलपमेंट की जगह क्या आ जाएगा, प्लानिंग आ जाएगा, यानी हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी यदि आपसे पूछी जाती है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी आपसे पूछी जाती है, दैट इज़ मुदालियर कमेटी। कौन है, मुदालियर कमेटी। याद रखें क्वेश्चन सेम रहेगा, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी पूछा है तो बोर कमेटी है, और हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी पूछा है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी पूछा है, दैट इज़ नोन एज मुदालियर कमेटी। और इसके जो चेयरमैन थे वो एल मुदालियर थे, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन इस तरीके से कोरिलेट है, कन्फ्यूजन हो जाता है काफ़ी सारे दोस्तों को, काफ़ी सारे फ्रेंड्स को इन दोनों क्वेश्चंस में कि बोर हैं या फिर बोर कमेटी हैं या फिर मुदालियर कमेटी हैं। तो याद रखें हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, यानी डेवलपमेंट कमेटी पूछी जाए तो बोर कमेटी है, और हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी पूछी जाए तो फिर मुदालियर कमेटी है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको याद रखना है। बाकी कम्युनिटी जो आपकी सारी कम्युनिटी है उन सबको अपन एक डिफरेंट अलग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है पर्टुसिस इज नोन एज
पर्टुसिस आप सबने सुना होगा। पर्टुसिस इज नोन एज, किस नाम से जानते हैं, अदर नेम बताना है आपको पर्टुसिस का। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। एंटेरिक फीवर, होफिंग कफ, जर्मन मीजल्स और रिबेला। बिल्कुल राइट आंसर आपको देना है। क्या इसका राइट आंसर है? तो पर्टुसिस इज ऑल्सो नोन एज हुपिंग कफ। ठीक है, पर्टुसिस इज ऑल्सो नोन एज हुपिंग कफ। याद रखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो पर्टुसिस इज नोन एज हुपिंग कफ, याद रखें। चलिए अब बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है द टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू अ कॉमन सिस्टम कैन बी टर्म एज। यानी कि दो, सपोज आप यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो कोई वे है, यानी टू वे एक्सचेंज हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, टू वे इन्फॉर्मेशन। सपोज ये वन पर्सन है, ये वन पर्सन है, ये कुछ मैसेज इसको दे रहा है, ये कुछ मैसेज रिसीव करके वापस इसको दे रहा है। दैट इज़ कौन सी प्रोसेस ये है, कौन सा सिस्टम ये है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। जल्दी से आंसर देने हैं। ऑप्शन में रिपीट करता हूँ। इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन है, या फिर शेयरिंग है, यानी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, या फिर कम्युनिकेशन है, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, या इंटरेक्शन है। क्या इसका राइट आंसर है? आंसर देना है आपको फटाफट से। क्या इसका राइट आंसर है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है कम्युनिकेशन। यानी टू वे यदि बातचीत चल रही है, टू वे इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है, टू वे इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस है और इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस। आप फर्स्ट ईयर जैसे ही नर्सिंग में एंट्री करते हैं तो पूरे फर्स्ट ईयर में आप काफ़ी अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेते हैं। तो याद रखें, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है कम्युनिकेशन। और ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था। बाकी आज के सेशन को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और नए चैनल पर विजिट कर रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाइए, अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहे। और साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि उसके PDF वगैरह आपको अवेलेबल करवाए जा सके। और साथ ही यदि आप चाहते हैं डिटेल स्टडी करना तो भी जाएंगे नीचे आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र केवल और केवल 89 रुपीज़ में आपको वो अवेलेबल है। इस रुपीज़ में 89 रुपीज़ में आपको वहाँ पर पूरा डिटेल्ड स्टडी देखने को मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इसी उम्मीद के साथ चलते हैं, मिलेंगे अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ कल की क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।